समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आप सभी का स्वागत करती है आपकी दोस्त बबीता जैन। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब दुनिया में कोई बड़ी घटना घटी है, उसे कला के माध्यम से हमेशा अभिव्यक्ति मिलती रही है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कई कलाकारों ने अलग अलग तरीके से अपनी अनुभूति को व्यक्त किया था। इसी दौरान इस संदर्भ में एक महान उपन्यास का जन्म हुआ था, जिसका नाम था आग का दरिया। इसमें विभाजन के दौरान अनगिनत लोगों की निजी त्रासदी को पेश किया गया है। इस उपन्यास की रचनाकार थी कुरातुलैन हैदर, जिनकी आज जयंती है। ये एक प्रभावशाली उर्दू उपन्यासकार, लघु कथा लेखिका और एक पत्रकार थीं। 1947 यानी 1947 में वो पाकिस्तान की स्थापना के बाद पाकिस्तान चली गई थीं, जिसके बाद कुछ समय उन्होंने इंग्लैंड में बिताया और अंततः 1960 यानी 1960 में भारत लौट आईं और वो मरते दम तक भारत में ही रहीं। कुरातुलैन हैदर का जन्म 20 जनवरी 1927 यानी 1927 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ था। उनका नाम विख्यात ईरानी कवयित्री कुरातुलैन ताहिरा के नाम पर रखा गया था। वो लघु कथा लेखक सज्जाद हैदर की बेटी थीं। उनकी माँ नजर ज़ाहरा भी एक लेखिका थीं। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद वो 1947 में पाकिस्तान चली गईं और 1960 में भारत वापस आकर हमेशा के लिए यहाँ बस गईं। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारिता के द्वारा खुद को आर्थिक रूप से समर्थ किया और उसके साथ साथ अपनी लघु कथाएं और उपन्यास लिखती और प्रकाशित करवाती रहीं। वो 1964 से 1968 तक बॉम्बे की इम्प्रिंट मैगजीन की संपादक थीं और 1968 से 1975 तक इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादकीय स्टाफ की सदस्य थीं। कुरातुलैन हैदर ने लिखना 11 वर्ष की उम्र में ही आरंभ कर दिया था। उनके साहित्य कार्यों में 12 उपन्यास और 4 लघु कथाओं के संग्रह शामिल हैं। उनकी पहली लघु कथा बिचूहिया बच्चों की किताब फूल में प्रकाशित हुई थी। कुरातुलैन हैदर ने अपना पहला उपन्यास मेरी भी सनम खाने 19 वर्ष की उम्र में लिखा था। बड़ों के लिए जो कहानियां लिखनी शुरू की, बड़ों की, मैं शायद इंटरमीडिएट में थी, सेकंड ईयर में मैंने लिखनी शुरू की। उसमें ये हुआ था कि हमारी एक कजन थी हमीदा, तो वो आके बताया करती थी कि वो एक 900 सफ़े का नॉवेल लिख रही हैं। कह लेंगी आज मैंने 700 सफ़े कंप्लीट कर लिए हैं, आज मैंने 800 सफ़े कंप्लीट कर ली। तो मैंने हमीदा 900 सफ़े का नॉवेल लिख रही हैं, तो मैं छोटी सी कहानी लिख के देखूं। तो हमीदा से मुझे इंस्पिरेशन मिला। हम जो थे हम लिखने लगे। उनकी उर्दू भाषा में लिखी हुई किताबें इंग्लिश, हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवादित की जाती हैं। उनका सबसे विख्यात उपन्यास आग का दरिया 4वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत और पाकिस्तान का इतिहास दर्शाता है। उनके अन्य प्रकाशित लेखों में शामिल थे मेरे भी सनम खाने, सफीना ए गम ए दिल, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार और उनके लघु उपन्यास चाय के बाग, करे जहां दराज है। मैंने लिखा सफीना ए गम ए दिल, तो फैज साहब आया करते थे हमारे यहाँ, तो मैं उनसे कहती थी फैज साहब अब आप कोई और शेर लिखिए जिसको मैं अपना वो बनाऊं। उनका है ना कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गम ए दिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल। देखिए मैंने बहुत जगहों को देखा है, तो मुझे इत्तेफाक से ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि मैंने, और क्योंकि मैं जगहों से और लोगों से मैं मशहूर हूँ, तो मैं सिंध में भी गई हूँ और मैं बलूचिस्तान में गई, मैं सूबा सरहद में गई, मैं बांग्लादेश जो अब कहलाता है मशरकी पाकिस्तान, उसके मैंने बहुत से जिले घूमे। सिंध के बारे में मैंने नॉवेल लिखा है, वो सीतारा।
कुरातुलैन हैदर को उनके लेखन के लिए भारत सरकार ने अनेक पुरस्कारों से नवाजा था। 1967 में उन्हें अपनी लघु कथा संग्रह पतझड़ की आवाज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1989 में उपन्यास आखिर शब के हमसफर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अवार्ड हैं, इनकी बड़ी अहमियत है। बड़ी अच्छी बात है कि अब हमारे यहाँ आजादी के बाद फनकारों को अहमियत दी जा रही है, राइटर्स को, और तमाम जितने हमारे क्रिएटिव राइटर्स, हमारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, उनको नवाजा जाता है इस तरह की चीजों से, जो कि बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, बहादुर शाह जफर पुरस्कार भी मिले थे। 1984 यानी 1984 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और 2005 में उर्दू साहित्य में योगदान देने के लिए पद्म भूषण पुरस्कारों से नवाजा था। कुरातुलैन हैदर जी ने 21 अगस्त 2007 को नोएडा के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रिस्तान में दफनाया गया था। आज हम कुरातुलैन हैदर को उर्दू साहित्य में अमिट योगदान देने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज के समय में राजनीति किसी भी समाज, क्षेत्र और देश को बहुत प्रभावित करती है। खासकर विकसित समाज का तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो उसका प्रभाव देशों की सीमाएं तोड़कर पूरे विश्व में दिखता है। इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मे और अमेरिका में पेशे से पत्रकारिता करने वाले श्री फरीद ज़कारिया की। श्री फरीद ज़कारिया जी का जन्म आज ही के दिन 20 जनवरी 1964 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री रफीक ज़कारिया राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानी थे। उनकी माताजी श्रीमती फातिमा ज़कारिया संडे टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादक रही थीं। मुंबई से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। येल यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई बड़ी महत्वपूर्ण रही और यहीं पर उनकी राजनीति की समझ की प्रतिभा नजर आई। यहाँ वो येल पॉलिटिकल यूनियन के अध्यक्ष के साथ साथ येल पॉलिटिकल मंथली के एडिटर इन चीफ भी रहे। 1993 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन गवर्नमेंट की उपाधि प्राप्त की। हार्वर्ड में अमेरिकन विदेश नीति पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट करने के बाद वो फॉरेन अफेयर्स पत्रिका के मैनेजिंग एडिटर बनाए गए। तब वो मात्र 28 वर्ष के थे। The great graduate programs of Harvard, in their scope, in their scale, in their worldliness and ambition, were just an electric experience, and I soaked it in. Now, to get a PhD involves many, many hours of grueling work. It also involves many hours of goofing off, acquiring hobbies and interests, and exploiting the great resources of this university. I mean the libraries and the cafes. And I did all of that and gained from it immeasurably. I learned from faculty, from students, from visitors. But what I remember most was that Harvard is the place that I learned to think. इसी दौरान वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाए गए। यहाँ पर वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर लेक्चर्स देते थे। अक्टूबर सन 2000 में वो न्यूज वीक इंटरनेशनल के संपादक बनाए गए, जिसमें वो एक साप्ताहिक कॉलम लिखते थे। अगस्त सन 2010 में वो न्यूज वीक को छोड़कर टाइम पत्रिका के संपादकीय विभाग में चले गए और यहाँ पर उन्होंने कॉलम लिखना शुरू किया। इसके साथ साथ वो वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक कॉलम लिखते रहे। एक पत्रकार के साथ साथ वो राजनीतिक मुद्दों के भी बड़े लेखक रहे हैं। इन सब के अलावा वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में राजनीतिक विषयों पर लिखते रहे और टीवी शोज में भाग लेते रहे। फरीद ज़कारिया के कार्यों को सब जगह मान्यता मिली और उनको मिले पुरस्कार इस बात की गवाही हैं।
अमेरिका ने उन्हें उनके कॉलम्स और कमेंट्रीज के लिए नेशनल मैगजीन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भारत सरकार ने सन 2008 में उन्हें इंडिया अब्रॉड पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया। उन्हें अनेकों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने मानद डिग्री से सम्मानित किया है और सन 2010 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। आज उनके जन्मदिन पर विदेशों में देश का नाम ऊंचा करने वाले इस महान लेखक, पत्रकार और विचारक को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Born to be remembered. Born to be remembered. एक कलाकार कभी भी चुप्पी साध के नहीं बैठ सकता है। इतिहास के चक्र और मांग के अनुसार अभिव्यक्ति हमेशा होती रहेगी। ये शब्द एक ऐसे कलाकार के हैं जिन्होंने दृष्टिगत रूप से सम्मोहक और साथ साथ बौद्धिक रूप से उत्तेजक नाटकों का निर्माण किया है। आज जन्मदिन है थिएटर गुरु रतन थियम जी का। रतन थियम एक नाटककार होने के साथ एक बेहतरीन पेंटर, मंच डिजाइनर, लेखक और संगीतकार भी हैं। मणिपुर के छोटे से शहर से आए हुए रतन थियम आज भारतीय थिएटर के थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति हैं। रतन जी प्राचीन भारतीय थिएटर को समकालीन संदर्भ में लिखने और निर्देशित करने के लिए जाने जाते हैं। रतन जी का जन्म 20 जनवरी 1948 में मणिपुर में हुआ था। उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर का प्रशिक्षण लिया। उनके नाटकों में राजनीतिक अव्यवस्था के मध्य में समाज कल्याण और आध्यात्म के प्रति गहन चिंतन दिखाई देता है। उनके नाटकों में शब्दों का कम और मानसिक चित्रण का अधिक प्रयोग दिखता है। थिएटर को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक अनाथ बच्चे की तरह है। ये कला की अनेक विधियों का मिश्रित नतीजा है और आम आदमी तक इसको पहुंचाने के लिए इसमें आम आदमी की भाषा रखना अनिवार्य है। I think that theatre is again, a very difficult type of art form which cannot be defined properly. It is like like an orphan or illegitimate child, a product of many art forms. See, so what happens really is that that's why it becomes very, very powerful and one of the strongest medium of expression in art, and also at the same time it can really bring quite a number of fresh theories and practice all the time when you express it to the performance. रतन जी अपने नाटकों में पारंपरिक सांस्कृतिक और प्राचीन ज्ञान को समकालीन रूप देते हैं। उन्होंने अपने नाटकों में मणिपुरी आर्ट्स का बड़े ही खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल किया है। ये एक गहन आत्मिक और भावनात्मक सफर है। इसमें इंसान की रूह और भावों पर नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है। रतन जी के नाटक प्रबल रूप से नाट्य शास्त्र से प्रभावित दिखते हैं। इसीलिए उन्हें थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन का एक प्रमुख शख्स माना जाता है। इस आंदोलन को शुरू करने वाले विश्व विख्यात भारतीय नाटककार जैसे गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, हबीब तनवीर ने भारत की स्वतंत्रता के बाद नाटकों को ऐसे रूप में ढाला जिसकी जड़ें अंग्रेजी न होकर भारतीय परिवेश की हों। रतन थियम के नाटकों में भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र की झलक दिखती है, जिसमें थिएटर, नृत्य, संगीत और साहित्य का मिश्रण पाया जाता है। To a certain extent, that was a time when we were also studying, doing plays like Danton's Death, which is a French Revolution play. But it cannot happen because I was a student in National School of Drama. I can't do anything. But those are the ideas which I brought back to myself with me. But trying to do it through another kind of medium, which is mixing up with my tradition and the ancient wisdom. There are many things which goes put into, because tradition for me is one of the greatest things that I admire in my life. Without tradition, I'm nowhere. Whatever I draw and whatever I experiment, I put in my production is drawn heavily from tradition and make it workable for the present situation.
रंग शिल्प का हर पहलू जैसे रंगमंच, उसका नृत्य, संगीत, श्रृंगार आदि दिखता है। 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय नाटकों में पाश्चात्य प्रभाव झलकता था, मगर स्वतंत्रता के बाद इन नाटककारों ने नाटकों में नाट्य शास्त्र को पुनर्जीवित कर मुख्य धारा थिएटर में शामिल किया। उनका नाटक अंधा युग, द ब्लाइंड एज, जो कि एंटी वॉर थीम पर आधारित था, 5 अगस्त 1994 में जापान में मंचित हुआ था। उसी के अगले दिन हिरोशिमा में परमाणु प्रलय की 49वीं सालगिरह थी। रतन जी NSD के निदेशक भी रह चुके हैं। रतन जी को अपने नाटकों के लिए देश विदेश के अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1987 में भारत सरकार द्वारा दिया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1989 में पद्मश्री पुरस्कार और सन 2008 में जॉन डी रॉकफेलर पुरस्कार। आज रतन जी को थिएटर में असाधारण योगदान देने के लिए हम शत शत प्रणाम करते हैं और उनके जन्मदिन पर तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। Born to be remembered. Born to be remembered. दोस्तों, 21 जुलाई 1969 मानवता के इतिहास में ऐसा कदम है जो आगे आने वाली कई सदियों तक याद किया जाएगा। ये वो दिन था जब इंसान ने पहली बार इस ग्रह के बाहर किसी अन्य आकाशीय पिंड पर कदम रखा। यानी 21 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक दिन था जब मानव ने पहली बार चांद पर कदम रखा। खुद चांद पर पहला कदम रखने वाले यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने इसे मानव का एक छोटा सा कदम और मानवता की लंबी छलांग बताया। It's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia, Highgate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected, photographs taken, experiments set up to catch unfiltered particles from the sun, to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and earth. इस ऐतिहासिक पल को साकार करने वाले 2 यात्रियों में एक एडविन बज ऑल्ड्रिन भी थे, जिनका आज जन्मदिन है। ऑल्ड्रिन का जन्म आज ही के दिन यानी 20 जनवरी 1930 को न्यू जर्सी में हुआ था। उनके पिता सीनियर US एयरफोर्स में कर्नल थे और उनकी माता भी अमेरिकी सेना में धर्म संबंधी काम करती थीं। 1947 को मॉन्टक्लेर से हाई स्कूल करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी चले गए। इस एकेडमी में उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई और वो अपनी क्लास में अच्छे विद्यार्थियों में एक माने जाते थे। 1951 में वो इस एकेडमी से मैकेनिकल इंजीनियर बनकर पास हुए और उन्होंने US आर्मी ज्वाइन कर ली। वो फाइटर प्लेन के पायलट का प्रशिक्षण लेने लगे और यहाँ भी उन्होंने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए ट्रेनिंग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। अपनी मिलिट्री की सेवा के दौरान उन्होंने कोरियन वॉर में भी भाग लिया और वहाँ उन्होंने सेबर जेट प्लेन की 66 उड़ानें भरी। इस लड़ाई में उन्होंने नॉर्थ कोरिया के 2 मिग विमान नष्ट किए, जिसके लिए अमेरिकन सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया। 1953 में कोरियन वॉर के खत्म होने पर वो अपने देश लौट गए और यहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स का अध्ययन किया और PhD की डिग्री हासिल की। नासा ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें जेमिनाई मिशन के लिए चुना, जिसमें उन्होंने 11 नवंबर से 15 नवंबर 1966 के बीच 5 घंटे की स्पेस वॉक की, जो तब तक की सबसे लंबी स्पेस वॉक थी। जेमिनाई मिशन के बाद उन्हें आर्मस्ट्रांग के साथ अपोलो 8 मिशन के लिए बैकअप क्रू के रूप में चुना गया था।
इसके बाद वो आर्मस्ट्रॉन्ग और कॉलिंस के साथ अपोलो 11 मिशन का हिस्सा बने, जो मानव इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। It certainly drifted through my mind how ironic or how dichotic maybe it was that we were further away than people had ever been, not just in distance, but in what we had to do to get back home. But at the same time, there were more people, millions and millions of people paying attention to us. And in a way, after we got back and we saw the pictures of the exuberance of people all around the world, I just couldn't resist tapping Neil on the shoulder and say, hey, Neil, look, we missed the whole thing. It was because we were very interested in what was going on, but we didn't get to share in the moment of exhilaration because, see, we were out of town. इस मिशन के कुछ समय बाद उन्होंने एक्टिव ड्यूटी से संन्यास ले लिया और एयरफोर्स में प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने लगे। इसी दौर में उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांस स्टडी की। ऑल्ड्रिन ने मंगल अभियान के लिए रूपरेखा तैयार की, जिसे ऑल्ड्रिन मार्स साइक्लर नाम दिया गया। इस अभियान में प्रयुक्त होने वाली 3 टेक्नोलॉजीज को उन्होंने पेटेंट करवाया, जो मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन, स्टार बूस्टर, रीयूजेबल रॉकेट और मल्टी क्रू मॉडल थे, जो कि आगे आने वाले समय के अभियानों में उपयोगी सिद्ध होने वाले थे। ऑल्ड्रिन ने कई पुस्तकें भी लिखी और बच्चों के लिए भी रोचक किताबें लिखी। आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,